आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक, कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है? देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई रेडियो की तरफ। और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली जाता रहा। फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा। जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही जन्मजात। विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूं तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली विविध भारती से की स्मृतियां हैं मेरे जी पास। जी। तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहे होंगे। जी। तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं। बताइए, ये कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई? कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास? देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं जी, तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था जी। तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। जी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं। जी जी जी। और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता था। क्या बात है। तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे, अरे वाह। आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, गजब। दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था
कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए। और दूसरा, हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है। जी जी। एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है। जी। अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। जी। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था। जी। लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा, पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है। एक असर होता है परिवार का, तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था। अच्छा। मैं टिपिकल, जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था। लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था। वैचारिकता से कोई दूर दूर तक कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है। तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ। जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको? पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूँगा। तो मैंने एक कहानी लिख दी, परी के वरदान जी। 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 पे पहुंचा, तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे। मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी, 3 पेज की चिट्ठी, और हाँ, उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा। मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा, पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे। आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा। और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था, जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया। वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे, या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह। तो शिव प्रताप सिंह, केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है। बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई दी। बोला कि तो कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला, तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था, हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे, और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्या बात है। तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है, तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना, तो जब मुझे भेजना, तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिससे 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी। क्या बात है। तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी, बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा, चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है। बिल्कुल। इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा,
वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था। जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर। नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी। जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया। तो उस दिन उनको कुछ भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना। नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी। या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा, आजीविका कैसे चलेगी, सबसे चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हो और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हो, बिल्कुल, तो बस मेरी भी, जैसे आपने कहा, यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते। जी। वो एक गवैया बन जाए। बिल्कुल। तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं। और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा। ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की। 3 लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं। अच्छा। पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। अच्छा। और शिवा मयंक, केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह, और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा।
या तो तुम उर्फ लिखते, हाँ हाँ शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप, ये शिवा मैंग, हाँ वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, हाँ तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया। ओह तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक हाँ, ओहदे जो पर हैं। कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी जी। ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी। जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है? संग्रह वाली कविता एक 2 लाइन सुनाइए। एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी जी, सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है। उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने वो चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं एक चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया, रोक लिया। तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी जी। यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूँगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है जी, आप अगर सुनाए हमारे हाँ, को तो 4 लाइन। तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता ये है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है। क्या बात है, वाह। आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। ओह गजब। घर में पैसे 4 नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया,
और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है। क्या बात है, वाह। बहना का शेष कुशल। संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो, अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है। शेष कुशल है, क्या बात है। आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, हम्म। बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं। वाह। बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है। शेष कुशल है, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया, एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं। आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं? इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह। सुनते हैं यही गाना। सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। सूरत है ये सूरत तेरी, रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो, सीने में धड़कन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में, भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में, प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।
कविता जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे जी। तो दुष्यंत कुमार, दूसरी साए में चीज- धूप, उनकी हाँ, बड़ी साए में धूप। मशहूर रचना। फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं हाँ, तो व्यंग्य अनकहा। नहीं उत्पन्न होता है, अनकहा कुछ, अनकहा। हाँ। तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काज़मी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, क्या बात है। उदासी बाल खोले सो रही है। वाह वाह वाह। तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वाली आसी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते। क्या बात है, वाह। तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी। तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह की जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं। जी। तो कोई शेर या वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। गागर में सागर। कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या कहानी है। क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो जनसत्ता के संपादक थे, तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से, वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं जी। अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं जी। अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे,
बड़े जी। छोटे लोग थे। जी। एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी। ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीजें, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था। अच्छा अच्छा। कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा। 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी। जी जी। फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है। जी जी। उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो। हाँ बिल्कुल। ये इसका तो जुमला मतलब है। कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है, जी जी। वो कुछ घुमा के कर रहा है। तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, जी। नाटक नहीं आया है। क्या बात है। तो इतनी सुंदर बात कही हाँ कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया हाँ। और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा। जी और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, हाँ। उनका आशीष था जी। कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था जी। और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे बड़े उन्होंने कलाकार जी। काम कहाँ पर किया। था, किस हॉल में? वेदा कुंभा थिएटर में। अरे वाह अंधेरी क्या में, बात हाँ। है, बहुत सुंदर थिएटर है हाँ। वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद जी, हुआ है 9 ना? भाषाओं में अब तक जिसमें ये मराठी में भी है। प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें जी इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग। हिंदी में तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो बंद कब्रें, लोई नामकरण कैसे, कबीर की पत्नी है, उनका नाम है। जी बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है। और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का। जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया।
ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए। ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे। जी जी। मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है। अच्छा। दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया
तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी, है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे। तो वो उनकी मैंने पूरे उनसे बातचीत करके जी वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की। लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ। क्या बात है, वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। 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 एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। वाह। तो ये मलाला के लिए ये कविता है। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है। तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं आपको मिलेंगी। क्या बात जो है। न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं। तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई। तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है। क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए। तो एक कविता है आंसू की खबर। जी सुनाए। कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती। क्या बात है। कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी। वाह वाह, मार्मिक कविता। 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर। ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को। हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं? हाँ। पान खाएं सैया हमार। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। पान खाए सैया हमारो, सौली
ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है जी। हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है। क्या बात है। तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं। वाह वाह वाह। एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है। क्या बात है, वाह। तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं। जी जी। और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बनाकर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बनाकर रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हंट करता है। जी जी। तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब हंट करता है या उससे पहले ही। जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका बचपन क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है। जी क्या बात है। पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है। गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना। क्या बात है। तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है। बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में। कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे देखिए, पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है। एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके। जी जी। किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं। जी जी। वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं। और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा। जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है? किसी ने मना किया आपको? नहीं, या यहाँ सकारात्मक है? हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे। तो वो हमको देखते ही कहते थे कि आओ, घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो। जी। हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं, कुछ करने हम आए लगाने आए हैं। जी बिल्कुल। हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ सृजन करने आए हैं। जी जी। तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया। मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास, नजरिया। तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं। तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे पहली बार क्या थी सीढ़ी आपकी? देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा। लिखते 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 ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया। जी जी। मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई। तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली, गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा। मैं अकेला ही पीर बावर्ची भिस्ती खर था उनके साथ। तो वो मैंने 3 साल काम किया। तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी। फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा। फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा। फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
क्या न्यूज बात है। एडिटर रहा। फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो ये टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने। जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरेलल, तो एक इस ओहदे पर हैं कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है, कर सकें नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं? देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं जी। लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं ये आयोजक के उत्सव होते हैं। जी। तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है जी। क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां। जी। तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी। जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई। दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है। बिल्कुल। या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी, वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की। शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई है। जी, जी। कविता माने कविता नहीं रही। जी, जी। तो अगर कविता माने आपकी कविता है, तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे। जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता बहुत पर? अच्छा प्रभाव डाला है। बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी। तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा। जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ 2 लाइन में संदेश दीजिए। उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, 2 लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशिएंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल
चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।